ये लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड बी एटम आर द फेस सेंटर, देन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। कह क्या रहा है कि आपका एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है जिसमें कॉर्नर पे क्या है, ए एटम है। 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर पे ए एटम है और जो फेस सेंटर है वहां पे बी एटम है। तो फार्मूला क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सा है, आप लोग आंसर दीजिए वरना फिर मैं AB2। क्या होगा AB2। AB2 कैसे बोला बेटा AB2, किस बेसिस पे? सर हाँ नंबर ऑफ एटम्स जो यूनिट सेल फॉर्म करते हैं उसके बेस। हाँ, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स? यस सर AB। हाँ प्रतीक कुछ बोल रहे थे सर 8 कॉर्नर पे हो जाएंगे 1/8। B होगा सर। हाँ 8 कॉर्नर पे जो एटम है 8 वो 1/8 कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी ए का तो कंट्रीब्यूशन 1 होगा, ए एटम की संख्या 1 होगी। यस सर। 1/8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, उसके बाद जो बी है वो आपका फेस सेंटर्ड है। और आप ये ध्यान दो फेस कितने होते हैं? सर AB3 फेस आपके 6 होते हैं, तो ये AB2 नहीं होगा, B होगा, क्योंकि 6 यदि आपके मॉर्निंग 6 फेस है यदि आपके, तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 कंट्रीब्यूशन करोगे तो बी आपका एटम 3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज AB3। भगवान। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? सर क्यूब का फेस 6 होगा ना सर? हाँ सर, तो यही तो होगा। लूडो का पासा ध्यान रखो, लूडो खेला है ना बचपन में, भी खेलते हो। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? स्विच समझ में आ गया? धर्मीय, चलो ठीक है। ये सिंपल से जब मैं आपको कंट्रीब्यूशन एटम पढ़ा रहा था स्लाइड्स में, उसमें मैंने बताया था कि जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो कितने आपके हो जाएंगे? 8 मल्टीप्लाई 1/8 यानी 1 कंट्रीब्यूशन के फेस कितने होते हैं? 6, और फेस पे उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, 50% कंट्रीब्यूशन होता है, यानी 6 फेस है, यानी 6 मल्टीप्लाई 1/2 3, यानी बी हो गया 3 और ए हो गया 1। The crystal structure generated by repetition of ABAB kind of arrangement is, ABAB kind arrangement की बात कर रहा है। यहाँ पे ABAB जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है बेटा, ये जनरली BCC फॉर्म करता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। हेक्सागोन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि 6 एटम और प्लस एक बीच में सेंटर एटम, हेक्सागोन होता है, फिर बीच में 3 एटम्स होते हैं जो सेंटर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आपका 6 एटम्स होते हैं और उसके सेंटर में एक और एटम होता है, यानी ये BCC कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा, नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग को पता होना चाहिए, आप बात पढ़ाया गया होगा, वो भी सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो नहीं पढ़ाएगा तो उसका आंसर मैं खुद ही दे दूंगा, और जो पढ़ाएगा उसको आंसर आप लोग को देना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द आयनिक रेडियाई इन लैटिस इज नोन, यदि आयनिक रेडियाई आपको पता हो किसी लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है आपको मैंने बताया था। क्रिस्टल लैटिस एक लैटिस होता है जिसका एक बेसिक पार्ट क्या होता है आपका? यूनिट सेल होता है। ठीक है, इफ द रेशियो इन द आयनिक रेडियाई इन लैटिस इज नोन, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डैश ऑफ द क्रिस्टल कैन आल्सो बी नोन। कह क्या रहा है क्वेश्चन? यदि आपको आयनिक रेडियाई हम बता दें किसी क्रिस्टल लैटिस का और प्लस कोऑर्डिनेशन बता दे, तो आप क्या चीज और बता सकते हो? मेटालिक रेडियस बता सकते हो, कि आयनिक रेडियस बता सकते हो, कैटायनिक रेडियस बता सकते हो, कि ज्योमेट्री बता सकते हो। यदि आपको मैंने आयनिक रेडियाई मेटालिक रेडियस बेटा तब ना बताओगे जब वो मेटल होगा। आपको क्या पता कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है? सर जियोमेट्री बता सकते हैं ना? ज्योमेट्री, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। यदि आपको रेडियस पता हो और कोऑर्डिनेशन में पता हो तो ज्योमेट्री बताना बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर होगा ज्योमेट्री। ठीक है, if over known the ratio of the ionic radii in lattice, the coordination number and the geometry of the crystal can also be known. ठीक है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन सिलिकेट्स ऑफ,
देखो ये आपको नहीं पढ़ाया गया मुझे पता है, इसका आंसर इमरलैंड, ठीक है। और इमरलैंड क्यों कहते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सिलिकेट, सिलिकेट सिलिका कंपाउंड होता है जिसके कई फॉर्म होते हैं, जैसे कार्बन केनोट्रॉप्स आपने सुना है ना, डायमंड और ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, क्रिस्टल फ्लोरीन्स, ये सब उसी में सिलिकेट्स के भी होते हैं, उसी में से एक इमरलैंड्स है। इमरलैंड इज द वैरायटी ऑफ मिनरल बेरले, और बेरले क्या है? सिलिकेट्स का कंपाउंड है। कलर्ड ग्रीन, इमरलैंड नहीं इमराल्ड कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही थी गलती से। सर वो आपसे नहीं बोल रहे थे सर, गलती से म्यूट हट गया। अच्छा म्यूट कर लो, नहीं तो मैं सबको कर देता हूँ, रुक जाओ म्यूट और, ठीक है। इमरलैंड इज द वैरायटी ऑफ मिनरल बेरले colored green by the trace amount of chromium and sometime iron. It is highly priced as a gemstone. ये काफी महंगा gemstone होता है। By weight and by weight is the most valuable gemstone in the world. Most valuable gemstone in the world मतलब most valuable gems, मतलब समझ लो कि diamonds भी costly होगा ये। Beryllium has the hardness of 8 on the 10 point of Mohs scale of hardness. Mohs scale hardness क्या होता है बेटा? मोल्स का हार्डनेस जिसमें कि डायमंड को टॉप प्रायोरिटी रखा जाता है, और कंपेयर करते हैं इस तरह से 10 जेम्स से कंपेयर करते हैं किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, किसके रेंज में आ रहा है। तो हार्डनेस में भी इसका 8वां स्थान है, डायमंड हार्डनेस तो कम है लेकिन 8 पोजीशन पर है, ठीक है। Si6O18 a cyclic anion is present in the mineral beryl, जो होता है Be3Al2 Si6O18 इमरलैंड बनाता है, यही चीज है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, और मे भी आपके सिलेबस में शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इसका आंसर आपको देना चाहिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग? रिप्लाई मी फास्ट। ए बी ए बी होगा कि ए बी ए होगा कि ए बी सी होगा कि बी ए होगा? अमन विश्वकर्मा, विशाल, यस सर। रिप्लाई करो इसका, इस क्वेश्चन का। ये पढ़ाए थे कल ही के क्लास में, स्लाइड्स में पढ़ाए थे, जब मैं पढ़ा रहा था 1 डायमेंशन से लेके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट तक, उसमें बताया था सर ये होगा। हाँ क्या होगा सच है? सर एबीसी होगा। एबीसी जिसने बताया है सही बताया है। एबीसी होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यस सर एबीसी होगा। एफसीपी भी बोलते हैं। यस सर एबीसी थर्ड वाला। दैट्स करेक्ट। इन बीसीसी स्पेयर्स देयर आर डैश, ये आपको बताना है, स्ट्रक्चर फॉर्म where any one layer is in contact with a total of 4 in layer above and 4 layer in beneath। यार बीसीसी स्पेयर में यहाँ पे कितने एटम्स होंगे, कितने स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, नंबर्स बताने हैं। where any one layer is in contact with a total of 4 in layer above and 4 in layer beneath। ये कुछ लग रहा है? बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? बीसीसी का आपको लोग को स्ट्रक्चर पता भी है कि नहीं? चलो कलर तो सही है मेरे पेन का। ये देखो बीसीसी ऐसे बनता है, इसका आंसर आप लोग सोचो, तब से मैं बीसीसी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन तो लिया जा सकता है। देखो आप लोग को क्यूब बनाने का प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो क्यूब ऐसे बनता है, ठीक है, और इसकी सारी लेंथ है बराबर रहे। ये हो गया क्यूब, ठीक है। अब हम बीसीसी का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है कहाँ कहाँ एटम होते हैं बेटा? कॉर्नर पे तो रहेगा ही, उसके अलावा बीसीसी में कॉर्नर्स पे रहेगा और उसके अलावा ऊपर नीचे सेंटर पे। ऊपर नीचे नहीं, केवल एक सेंटर पे रहेगा, बॉडी के सेंटर पे रहेगा इकलौता, ठीक है। कॉर्नर्स पे रहेगा ना सर? कॉर्नर पे तो रहेगा ही, लेकिन सेंटर पे एक ही एटम रहेगा। हाँ वही बोल रहे हैं सर, ऊपर नीचे और एक। या ठीक। अब देखो ये क्या कर रहा है, 4 इन लेयर एबव एंड 4 इन लेयर बेनीथ। देखो ये सेंटर पे जो एटम है इसके ऊपर 4 है और इसके नीचे 4 है, तो टोटल कितने हो गए? 8 ना हो गए?
यानी बीसीसी का हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो उसका 8 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे टच में है। यहाँ पे हम भले ऐसा दिखा रहे हैं लाइन में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सारे स्क्वायर एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8। सबको समझ में आ रहा है? बीसीसी स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव करते हैं। ठीक, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन? रिप्लाई मी फास्ट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और 2 डायमेंशन में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, दैट्स करेक्ट, 4। इसने भी रिप्लाई किया हो, वेल डन। सिंस टाइटेनियम क्लोराइड रिसेम्बल्स द सोडियम क्लोराइड। सब पता चल जाता होगा। अच्छा, आवाज से पता चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा मैंने सबको हाइड किया हुआ है ना, कुछ ही लोग का नाम मेरे फ्रंट पे है। ठीक है, ये नेहा मोड या ग्रीन मोड में है। ठीक है, which टाइटेनियम क्लोराइड रिसेम्बल्स द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम इज। देखो ये भी शायद आप लोग को मैंने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है अभी, शायद अभी नहीं किया होगा। तो एक बात ये जान लो कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो एफसीसी फॉर्म करता है। एफसीसी समझ रहे हो कि कॉर्नर पे 8 एटम और सारे फेस पे एटम, उसके अलावा वो टेट्राहेड्रल वायर्स भी फॉर्म करता है। मतलब कि सोडियम यदि आपका एफसीसी नहीं, अच्छा कैटायन साइज में बड़ा होता है बेटा कि एनायन, किसकी साइज बड़ी होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। ठीक है, एनायन बड़ा होता है। जो साइज में बड़ा होता है वो लैटिस पॉइंट पे रहता है, और जो साइज में छोटा रहता है वो वाइट्स में रह सकता है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स या टेट्राहेड्रल वाइट्स। ठीक है, तो जो NaCl का स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो क्लोरीन है वो कहाँ पे रहता है, आपका लैटिस पॉइंट पे रहता है एफसीसी के, और जो सोडियम आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में रहता है। तो उसका स्ट्रक्चर ओवरऑल इस तरह से अरेंज रहता है कि एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड रहते हैं और एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहते हैं। बैलेंस करके तो न्यूट्रलाइज कर ही दे रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम क्लोराइड में हमेशा कितना होता है, 6। और जो सोडियम क्लोराइड के डिसेंबल होगा उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। इसका राइट आंसर होगा 6। ठीक है, 8 सर, आंसर क्या होगा इसका? 6 की 8? 6 लो, 8 नहीं होगा बेटा, वो मैं बता रहा था कि 6 4। सर समझ में नहीं आया, इसको एक बार और समझा। देखो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से अरेंज रहता है। आप अभी उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर भूल जाओ, जो मैं बता रहा था तो नंबर ऑफ एटम्स एक क्यूब में होते हैं। एक क्यूब में 4 सोडियम एटम्स होते हैं, 4 क्लोरीन एटम होते हैं। लेकिन हम क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं एक क्यूब से दूसरे क्यूब के भी हम चले जाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की शर्त ये होती है कि नियरेस्ट एटम जो सराउंड किया रहे। हम उस स्ट्रक्चर में यह देखते हैं सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड है। इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पाया जाता है। इसलिए जो सोडियम क्लोराइड का रिसेम्बल होगा, सोडियम क्लोराइड के समान होगा, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 ही होगा सोडियम क्लोराइड की। तो ये सोडियम क्लोराइड का डिटेल्स में स्ट्रक्चर अलग से डिस्कशन हो सकता है, किया जाएगा। यदि नहीं होगा तो मैं अलग से एनसीईआरटी बैकग्राउंड में खोल के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तभी के लिए इसका समझो कि सोडियम क्लोराइड में चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसलिए टाइटेनियम क्लोराइड में भी 6 होगा, क्योंकि इसके रिसेम्बल्स है, सदृश है। यहाँ पढ़ सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन sodium chloride is 6. The structure of titanium chloride resembles sodium chloride, and therefore coordination number of titanium chloride is also 6. हम बात करते हैं which substance contain crystal type which cations contain in the same coordination number. क्या कह रहा है कि कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, सेम हो। सेम कब मतलब समझ लो कि साइज सेम हो तभी ये पॉसिबल होता है। अब जिंक आयन देख लो, जिंक आयन साइज में बड़ा होता है और सल्फाइड एनायन है वो भी साइज में बड़ा होगा, लेकिन वो जिंक कैटायन के लगभग इक्विवेलेंट होगा साइज में। यहाँ पे इसका राइट है जिंक सल्फाइड। हाँ सर, जिंक ब्लेंड और जिंक सल्फाइड एक ही होता है ना? देखो जिंक सल्फाइड के 2 फॉर्म होते हैं, एक ब्लेंड होता है, दूसरा वोल्टाइज्ड भी होता है। जिंक ब्लेंड एंड जिंक वोल्टाइज्ड दोनों का फार्मूला ZnSe है।
लेकिन यहाँ पे उसका कॉमन नेम दिया है, तो हमको यहाँ पे जो सही आंसर देना है उसके फॉर्मूले में देना है, क्योंकि जिंक ब्लेंड में थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा मॉडिफाइड रहता है, लेकिन वो जिंक सल्फाइड ही है, और वोल्टाइज भी जिंक सल्फाइड ही है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। वोल्टाइज का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये थोड़ा फर्क है। इसका राइट आंसर जिंक सल्फाइड जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कैटायन एनायन की साइज लगभग एक जैसे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक ही जैसा हो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, अभी बताया था, FCC। ठीक है बेटा, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, इसका आंसर सोचो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का FCC होगा, इसका आंसर आप लोग रिप्लाई करो कमेंट में, तब से मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस आयन इज 102 पिकोमीटर and the radius of chloride ion is 181 picometer, then the coordination number of radius ratio coordination, देखो यहाँ दो चीज पूछा है, coordination number और the radius ratio of sodium plus ion will be, कोऑर्डिनेशन में पूछ दिया, यहाँ ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर ही होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी पहले ही मैं काफी डिस्कस कर रहा था कि सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। और वहाँ नंबर ऑफ एटम देखो अलग कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। सर इसको एक बार और बताइए। अच्छा देखो, सोडियम क्लोराइड का जैसा भी स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं स्लाइड में ढूंढ के आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक सोडियम आयन आपका 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन यह होता है कि नियरेस्ट क्लोज कॉन्टेक्ट एटम्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट क्लोज कॉन्टेक्ट एटम्स, या डायरेक्ट इससे बॉन्डिंग बना हो उस एटम की संख्या को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक सोडियम आयन जब 6 क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, उससे बॉन्डिंग किया हुआ है, एक तरह से समझ लो आयनिक बॉन्डिंग एक टाइप में, या डायरेक्ट कांटेक्ट में लगभग है, तो वो क्या बना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इतना भी जान लो कि सोडियम क्लोराइड में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर दिखा के हम बता पाएंगे, ऐसे तो बताना आसान नहीं है। तो अब इसका स्ट्रक्चर आगे आएगा स्लाइड्स में, नेक्स्ट स्पीच के बाद तो हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए मान लो कि सोडियम क्लोराइड में कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इससे पहले डिस्कस किए थे। और रेडियस रेशियो का भी संबंध कोऑर्डिनेशन नंबर से होता है, उसका एक रिलेशनशिप है कि ये इतने रेंज से इतने रेंज का, यदि आपका रेडियस, सर आंसर क्या है सर? इसका आंसर 6 है प्रतीक। ऑक्टाहेड्रल ना सर? ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल यदि बोलोगे तो दैट्स करेक्ट। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या हो गया, 6 एटम से सराउंडेड। ऑक्टाहेड्रल सर वाइड इसका तो एक चार्ट होता है ना सर, कि मतलब जो रेशियो आता है उसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। हाँ देखो, रेशियो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यदि आपको हम रेशियो बता दें किसी चीज का और कोऑर्डिनेशन बता दें, ज्योमेट्री तक बता ले जाओ, ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप है। तो अभी के लिए चूंकि हमको पहले से पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसका आंसर 6 होगा, आंख बंद करके आप लगा सकते हो। शेयरिंग ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम फॉर Si4O4-, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन्स गिव्स व्हिच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर थेरोवाइट टी है, और ये आप लोग को शायद नहीं है सिलेबस में, तो ये हार्ड क्लासेस में होता है। इफ 2 SiO4 पे 4- टेट्राहेड्रल shares a common oxygen atom, then the disilicate anion found in Sc2Si2O7 result in the mineral थेरोवाइट्स, इसको पैरोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। इस सिलिकॉन के कंपाउंड से, सिलिका के कंपाउंड शायद आप लोग पी ब्लॉक में स्टडी करोगे, कार्बन वाले ग्रुप में शायद हो 1-2 एग्जांपल्स इस तरह के, ठीक है। Which of the following statement is incorrect with reference to tetrahedral and octahedral wires? इनकरेक्ट बताना है, ध्यान देना, करेक्ट नहीं बताना है, और ये तो आपको बताना ही चाहिए जहां तक मुझे लगता है। टेट्राहेड्रल वायर्स, ऑक्टाहेड्रल वायर्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है पिछले स्लाइड्स में। तो अब पढ़ देता हूं, टेट्राहेड्रल वायर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर सराउंडेड बाय 4 and 6 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है सही है कि गलत है। सेकंड, tetrahedral wires are larger than octahedral wires. It may be possible, I'm not sure about that. Number of tetrahedral holes is double the number of octahedral holes. You have to decide.
टेट्राहेड्रल सर बी। बी पिंकी बता रही हो ना, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि कभी टेट्राहेड्रल वायर्स ऑक्टाहेड्रल वायर्स से बड़ा नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल वायर यस सर। साइज छोटी होती है हमेशा ऑक्टाहेड्रल वायर से, इवन हाफ होती है। ऑक्टाहेड्रल वायर्स के जो स्पेस होता है उसका लगभग आधा होता है, अप्रॉक्स, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्स होता है। ये बड़ी नहीं हो सकती, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप उन्हें पकड़ लिया कि यही गलत है। ये स्ट्रक्चर जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, एलिमेंट एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइन इन सीसीपी स्ट्रक्चर, एटम ऑफ एलिमेंट एक्स मेक सीसीपी एंड वाई ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स। देखो मैं इसको बहुत क्लियर आपको समझा देता हूँ। सीसीपी मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम सीसीपी को एफसीपी भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप मैंने बताया था कि एफसीपी में कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम होते हैं। 8 एटम जो कॉर्नर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, 1/8 होने की वजह से, जो फेस पे उनका 3 हो गया, यानी एफसीपी की बात करें तो 4 एटम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं, और जितने ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वायर्स होता है। इतना क्लियर है? यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा, अभी पेन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कट हो जाता हूँ नोट्स। देखो अब आपका यहाँ पे जो पहला एटम है, एटम एक्स, वो यदि सीसीपी के लैटिस पॉइंट पे है तो उसकी संख्या कितनी होगी बेटा, 4 होगी, क्योंकि सीसीपी मतलब एफसीपी भी बोल सकते हो। फेस सेंटर मैंने समझाया था, और फेस सेंटर्स क्या होता है, फेस सेंटर आपका, ओ नो, चलो ऑल राइट। तो फेस सेंटर आपका जो है उस पे 4 एटम्स होते हैं, यानी जो एक्स का पोजीशन है, क्योंकि एफसीसी लैटिस सीसीपी लैटिस में है तो उसका संख्या कितना हो जाएगा, 4। लेकिन वाई कितना है, 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्स। मैंने बताया यदि एटम 4 है तो उसके डबल क्या होगा, उतना ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स होगा, उसका डबल क्या होगा, टेट्राहेड्रल वायर्स होगा। टेट्राहेड्रल वायर्स हमारे होंगे कितने, 8 होंगे, और उसका कर दो 1/3। ये एक्स और वाई का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये चूंकि फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई किए हो। अब 12 और 8 को और सिंप्लीफाई करोगे, क्या हो जाएगा, 3:2। 3:2 किसका रेशियो है, x:y का रेशियो है, ठीक है, x:y का रेशियो है, यानी x कितना होगा, 3 और y क्या होगा, 2। अब यहाँ पे डी ऑप्शन को आप देखो ध्यान से, ये y2x3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, y2 पहले लिखा है, यानी y तो 2 है और x3 है, चाहे हम x3y2 बोले चाहे y2x3 बोले, बात क्या होगा, एक ही होगा। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, प्रतीक आया समझ में, हो गया क्या, अमन विश्वकर्मा समझ आ रहा बेटा, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं, हाँ कोई क्वेश्चन है, सीसीपी मतलब एफसीपी, एफसीपी में 4 एटम यानी एक्स 4 हो गए, और जो वाई है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स से 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल वायर्स 8 हो गए, यानी 8/3 8/3 हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो 3:2 रेशियो आ जाएगा x:y में, जो हो जाएगा y2x3, दैट्स द राइट आंसर। क्लियर, ऑल राइट। अब हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू अ एचसीपी स्ट्रक्चर। एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। लास्ट 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया है, आई होप लोग जल्दी करते हैं, ठीक है। तो एचसीपी जो स्ट्रक्चर्स है, इसका सही आंसर होगा टेट्राहेड्रल वायर्स ऑफ सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर।
एसपी के बारे में डिटेल्स में स्ट्रक्चर भी समझाया नहीं हूँ, लेकिन हल्का फुल्का आप लोगों ने डायमेंशनल अरेंजमेंट में देखा था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नीचे 6 एटम, सेंटर में एक एटम, हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर, फिर सेंटर पे 3 एटम्स, और वो क्या बना रहे हैं, वो टेट्राहेड्रल वाइट्स बनाएंगे, और उसके ऊपर क्या होगा, थर्ड लेयर होगा, यानी सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर होगा टेट्राहेड्रल वाइट्स करस्पॉन्डिंग। Which crystal structure is present in voltized? Voltized जिंक सल्फाइड का एक फॉर्म है और इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में शायद नहीं है। हाँ, MgO resembles the structure of NaCl. Therefore, the coordination of Mg4 plus Mg2 plus is, अब देखो ये बोल दिया रिसेम्बल्स है सोडियम क्लोराइड के। मैंने बताया सोडियम क्लोराइड का आपको याद कर लेना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जो भी सोडियम क्लोराइड के रिसेम्बल्स होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। That's the last question. If the crystal lattice with the alternate positive and negative ions has the radius ratio of 0.524, then the coordination number is. इसके लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट है, जो रेडियस रेशियो होता है उसका एक रेंज होता है। यदि ये 0 सर 6 होगा, सर 6 होगा, 6 होगा, 0. ये चार्ट याद था सर। लेकर के ये 0.72, यस सर, 0.07 के आसपास 32 से कम हो तो उसका कोऑर्डिनेशन हमेशा 6 होता है। ठीक है, इसका आंसर 6 होगा। दैट्स क्लियर। ये हो गया क्विज, वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल। अब हम लोग आगे आते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अब हम लोगों ने क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। हम लोग क्या समझेंगे, वायर्स इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें भी हम लोग एक वीडियो देख सकते हैं, एटलीस्ट 7 मिनट अभी टाइम लेफ्ट शो कर रहा है। अब नेट सपोर्ट कर दे। या Locating tetrahedral and octahedral voids. देखो इस वीडियो से आप लोग को टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड वायर्स का जो कॉन्सेप्ट है वेरी क्लियर होने वाला है। ठीक है, Fuse-packed lattice structures of solids look so tightly packed that there appears to be no space at all between the different atoms. But in reality, these structures have vacant spaces between the atoms. They are called voids. Solids exhibit two types of voids: tetrahedral and octahedral. Let's see how these voids can be located by considering an open structure of a unit cell in a crystal lattice. ये कैसा यूनिट सेल है बेटा, FCP देख रहे हो, कॉर्नर पे प्लस फेस पर है। To locate the tetrahedral void, consider a unit cell divided into 8 small cubes. यूनिट सेल को भी 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दिया है। 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Each cube has 4 atoms. सर वॉल्यूम तेज कर दीजिए। हाँ बेटा, वॉइस में प्रॉब्लम है क्या, एनीथिंग? यस सर। अच्छा, हेलो, चेक माइक। अच्छा, यह सिस्टम नहीं है। अब बताओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब रिप्लाई। यस सर आ रही है। Together, they give a regular tetrahedral void. Similarly, a single tetrahedral void like this is present in each of the 8 small cubes. So, there are 8 tetrahedral voids per unit cell. Or, in other words, if you consider the body diagonals of a unit cell, then 2 tetrahedral voids are present on each diagonal. देखो बॉडी डायगोनल मतलब क्या होता है आपको पता है, 2 तरह के डायगोनल क्यूब में बनेंगे, एक बॉडी और एक
फेस डायगोनल। सबको ये बात क्लियर है कि क्या बॉडी डायगोनल होता है, क्या फेस डायगोनल होता है कि नहीं? बताओ। ग्रीन कलर का ले रहे हैं। देखो फेस डायगोनल क्या होगा, इस बॉल से लेके इस बॉल तक की दूरी जो हम ऐसे ट्रेवल करेंगे फेस डायगोनल होगा। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? माइक चेक करना पड़ेगा फिर से क्या? एक सेकेंड। अब आ रही है आवाज? ठीक है। देखो टाइम कम है, समझो ये फेस डायगोनल हो गया, ए रूट हेलो अनुराग, आवाज क्लियर है? हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे बॉडी और फेस डायगोनल के बारे में। यस सर नरेंद्र, ठीक है। तो देखो ये इस स्क्वायर से लेके इस स्क्वायर तक की दूरी क्या होगी, आपकी बॉडी डायगोनल होगी। यदि आपकी क्यूब का लेंथ ए है तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल बनेगा, और 90 डिग्री एंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या निकालोगे, इस बॉडी फेस डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए, नहीं सॉरी ए अंडर रूट 2, ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये ए अंडर रूट 2 आपका क्या हो गया, फेस डायगोनल के बॉडी डायगोनल डिस्टेंस क्या होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी। यदि ये ए है, ठीक है, ये लेंथ पूरा ए है, लेट अस एज्यूम ये लेंथ आपका ए रूट 2 है, ए रूट 2 और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, तो आपका बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है वो ए रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3 में ए अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, यानी बॉडी डायगोनल अलग होता है, फेस डायगोनल होता है, और जो टेट्राहेड्रल वार्ड्स होता है पर बॉडी डायगोनल एट 1/4 डिस्टेंस, जितने बॉडी डायगोनल हैं उसके 1/4 डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। तो कितने बॉडी डायगोनल पॉसिबल है, 8 बॉडी डायगोनल पॉसिबल हैं। कैसे भाई, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट, फिर बोलेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट, एक्चुअली में 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। ये वाली ब्लू डॉटेड लाइन को ध्यान से देखो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और एक ये पीछे वाली 4 लाइन, इस पीछे से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 4 बॉडी डायगोनल, और हर एक कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस। तो हर एक बॉडी डायगोनल के मतलब 4 बॉडी डायगोनल तो एक बॉडी डायगोनल पे समझ लो 2 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा और 1/4 डिस्टेंस पे। क्लियर? ये जो रेड रेड डॉट आपको दिख रही है यही आपकी क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड्स। इतना क्लियर हो गया सबको? आवाज आ रही है विशाल कि नहीं आ रही है? Is to remember that it is always twice the number of atoms in a unit cell. ठीक है।